Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. सूर्या है तो भरोसा है. प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। अब से थोड़ी देर के बाद ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 4 दिनों में खामनेई की अंतिम यात्रा में ईरान के 3 करोड़ 20 लाख और इराक के लगभग 40 लाख लोग शामिल हुए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अमेरिका के हाथों हुई इस शहादत ने खामनेई को दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में से एक बना दिया है और ईरान खामनेई की इस लोकप्रियता का पूरी दुनिया में प्रचार कर रहा है। यह अलग बात है कि खामनेई को इतने बड़े वैश्विक नेता का ये दर्जा मौत के बाद मिला। खामनेई की इस अंतिम यात्रा से एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि क्या ईरान भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ वही सलूक करना चाहता है जो ट्रंप ने खामनेई के साथ किया था। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए हैं और शायद इसी वजह से तुर्की में नेटो समिट में हिस्सा लेने के बाद अमेरिका लौटते समय डोनाल्ड ट्रंप को अपना विमान सुरक्षा कारणों से बदलना पड़ा। इसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत शहर मेलबर्न लेकर चलेंगे, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 30,000 भारतीयों के साथ एक ब्लॉकबस्टर शो किया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप क्रिकेट के टेस्ट मैच की तरह है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों के घरों में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत की ही बनती है। सब्जी भले ही ऑस्ट्रेलिया की आती है, लेकिन उसमें तड़का देसी ही लगता है। आज हम भारत और ऑस्ट्रेलिया की इसी जुगलबंदी को आपके लिए एक बिल्कुल नए अंदाज में डिकोड करेंगे। और आखिर में, क्या दुनिया में कैंसर की सुनामी आने वाली है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर 5वें व्यक्ति को कैंसर हो सकता है और दुनिया के 92% लोग आगे चलकर ऐसे होंगे जो किसी न किसी रूप में कैंसर से प्रभावित होंगे। ये बहुत ही चिंता में डालने वाली खबर है, डराने वाली खबर है। ये खबर आज आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। लेकिन आज हम सबसे पहले आपको ईरान से आई एक ऐतिहासिक अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार की तस्वीरें दिखाते हैं। अब से थोड़ी देर बाद ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर 86 वर्ष के आयतुल्लाह अली खामनेई सहित उनके परिवार के 5 सदस्यों को ईरान के मशहद शहर में सुपुर्द खाक किया जाएगा, यानी उन्हें दफना दिया जाएगा। 6 जुलाई को तेहरान से खामनेई की अंतिम यात्रा शुरू हुई थी और इसमें लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग शामिल हुए थे। 7 जुलाई को भी लगभग 1 करोड़ लोगों के शामिल होने का दावा किया गया था। 8 जुलाई को यह यात्रा इराक पहुंची और इराक के नजफ और करबला शहर में 40 लाख लोगों ने खामनेई को अंतिम विदाई दी। आज के लिए ईरान का अनुमान यह है कि लगभग 1 करोड़ लोग खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर आए हैं। और अगर यह दावा सही है तो हाल के दशकों में यह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अंतिम यात्रा होगी। और इस हिसाब से अब तक खामनेई की अंतिम यात्रा के पिछले 4 दिनों में लगभग 3.5 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं। हालांकि यह अभी एक अनुमान है, लेकिन अगर यह अनुमान सही निकलता है तो 3.5 करोड़ लोगों का किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और हाल फिलहाल दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई नेता दिखाई नहीं देता जिसके अंतिम यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हों। और यह इसलिए खास है कि ईरान की कुल आबादी लगभग 9 करोड़ है, 9 करोड़, और इराक की लगभग 4 करोड़ 70 लाख है।
अब सोचिए 4,70,00,000 की आबादी अगर इराक की है और उसमें से 40 लाख लोग खामनेई की अंतिम यात्रा में आ गए, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। ईरान को अगर आप देखें तो 9 करोड़ की आबादी है और 3.5 करोड़ लोग, अगर 9 करोड़ में से यानी हर तीसरा व्यक्ति खामनेई की इस अंतिम यात्रा में ईरान में शामिल हुआ है। और इन देशों में लाखों करोड़ों लोगों का इस अंतिम यात्रा में शामिल होना एक बहुत बड़ी बात है। खास बात यह है कि अमेरिका ने खामनेई को श्रद्धांजलि देने आए इस विशाल जुलूस पर कोई हमला नहीं किया, इसे सुरक्षित रूप से निकल जाने दिया। इस समय पूरी दुनिया में खामनेई की अंतिम यात्रा में उमड़ी इस भीड़ की चर्चा हो रही है। इसका विश्लेषण हम करेंगे इस भीड़ का, लेकिन सबसे पहले आप ईरान से आने वाली इन नई और ताजा तस्वीरों को देखिए। तो आपने देखा क्या जबरदस्त भीड़ है और करोड़ों लोग खामनेई की इस अंतिम यात्रा में शामिल हो चुके हैं अभी तक, और अब से थोड़ी देर के बाद खामनेई का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। और इस समय भी इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वहां पर लगभग 1 करोड़ लोगों की मौजूदगी बताई जा रही है। ईरान का युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका जैसे लोग ये सोचते थे कि खामनेई ईरान में बहुत ही अलोकप्रिय हैं, लोग उनसे नफरत करते हैं और ईरान की जनता उन्हें हर कीमत पर सत्ता से हटा देना चाहती है। लेकिन पिछले 6 दिनों में ईरान और इराक के अलग अलग शहरों में करोड़ों लोगों ने खामनेई को श्रद्धांजलि दी और ये भीड़ पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अंतिम यात्राओं में से एक है। लोगों ने कई कई घंटे तक इंतजार किया सिर्फ अपने नेता को आखिरी बार देखने के लिए, विदाई देने के लिए और उनके ताबूत को एक बार छूने के लिए। जो छू नहीं सके उन्हें लगा कि एक बार ताबूत को अगर दूर से भी देख लिया तो भी बहुत बड़ी बात है। तो अमेरिका का जो भी कैलकुलेशन था खामनेई के बारे में वो बिल्कुल गलत निकला। कहते हैं किसी व्यक्ति की लोकप्रियता का अंदाजा उसकी अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ से पता चलता है। जब आपकी मृत्यु हो जाती है, कितने लोग आए आपकी शोक सभा में, उससे पता चलता है कि जीवन में आप कितने लोकप्रिय थे। हर इंसान चाहता है कि उसके जाने के बाद लोग बड़ी संख्या में उसे याद रखें। दुनिया के बड़े बड़े नेता अगर आज इन तस्वीरों को देख रहे होंगे तो यही सोचते होंगे कि अंतिम संस्कार हो, अगर किसी का अंतिम यात्रा निकले तो ऐसी निकले। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ बहुत कम लोगों की अंतिम यात्रा में दिखाई देती है, जिसमें करोड़ों लोग आ जाएं। और इसे देखकर अब सभी लोग ये कह रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि खामनेई एक अच्छे आदमी थे।
सवाल है कि अगर खामनेई को ईरान की जनता इतना नापसंद करती थी तो उनकी अंतिम यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों पहुंचे? ये करोड़ों लोग क्यों दुखी हैं, क्यों रो रहे हैं? आप इसे नियति का क्रूर चक्र भी कह सकते हैं कि मरने के बाद ही किसी की लोकप्रियता का असली पता चलता है। सोशल मीडिया के इस दौर में लोकप्रियता को अक्सर लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स की संख्या से मापा जाता है, लेकिन सोशल मीडिया के फेक फॉलोअर्स के इस दौर में आज दुनिया ने ईरान की सड़कों पर किसी नेता के रियल फॉलोअर्स की ये जबरदस्त भीड़ देखी है। इस समय मशहद में खामनेई के अंतिम नमाज की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसे ही नमाज ए जनाजा कहते हैं और आप मशहद की ये लाइव तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। देखिए, मशहद से, जो कि खामनेई का पैतृक शहर है, वहां से ये तस्वीरें लाइव आप तक पहुंच रही हैं। करोड़ों लोग ईरान का झंडा लेकर आए हैं, लाल रंग का झंडा लेकर आए हैं, खामनेई की तस्वीरें लेकर आए हैं और ये सभी लोग खामनेई की इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए यहां पर आए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और अब से थोड़ी देर के बाद खामनेई को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा और तस्वीरें हम लगातार आपको वहां से दिखाते रहेंगे। जब हम आपके सामने मैं ये प्रोग्राम पेश कर रहा हूं डिकोड, उस समय मशहद शहर से ये लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आती रहेंगी। लेकिन इससे पहले आपको वो तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं जब आज खामनेई और उनके परिवार के 5 सदस्यों के ताबूतों को एक विशेष विमान में इराक से ईरान के इस मशहद शहर लाया गया। तब इस विमान को ईरान की वायुसेना के कई MiG-29 फाइटर जेट्स आसमान में एस्कॉर्ट कर रहे थे। वो तस्वीरें आप देखिए। और यहाँ कर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ईरान की वायुसेना के ये जो फाइटर जेट्स इस विशेष विमान के आसपास चल रहे थे, इनमें मिसाइल्स भी लगी हुई हैं। देखिए, आपको दिखाई देगा कि इस फाइटर जेट के जो विंग्स हैं उसके ठीक नीचे एक मिसाइल लगी हुई है, यानी मिसाइल से तैनात ये ईरान की वायुसेना के फाइटर जेट्स इस विशेष विमान को एस्कॉर्ट कर रहे थे, क्योंकि खामनेई के शव को पहले इराक लेकर जाया गया था। इराक में भी लोगों ने 40 लाख लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और आज इराक से इस विशेष विमान के जरिए उनके शव को वापस ईरान लाया गया और अब से थोड़ी देर के बाद उनका अंतिम संस्कार शुरू हो जाएगा। वहां पर जो भीड़ आप देख रहे हैं, जबरदस्त भीड़ है और कहा जा रहा है कि 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा लोग उनके इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए हैं। तस्वीरें लाइव आप इस समय वहां से देख रहे हैं। अब 5 पॉइंट्स में इस अंतिम यात्रा का संदेश आप समझिए। पहला, इस युद्ध ने खामनेई को एक बहुत बड़े वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर दिया है और भले ही वैश्विक नेता का यह दर्जा उन्हें मौत के बाद मिला हो, लेकिन इस युद्ध में जो उनकी शहादत हुई उसकी वजह से दुनिया ने देख लिया कि खामनेई एक बहुत बड़े नेता थे और एक वैश्विक नेता का दर्जा इस युद्ध ने खामनेई को दे दिया। दूसरा, उनके जनाजे में जो भीड़ उमड़कर आई वो ये बताती है कि अब ईरान की जनता पूरी तरह से ईरान की सरकार के साथ है और पूरे ईरान में अमेरिका के खिलाफ बदले की भावना उबल रही है, जिसका सीधा फायदा वहां के कट्टरपंथी नेताओं को मिलेगा, क्योंकि ये वो नेता हैं जो अमेरिका से युद्ध को रोकना नहीं चाहते। कट्टर
पंथी जो नेता हैं, वहाँ के जो हार्डलाइनर्स हैं, वो चाहते हैं कि सत्ता पर उनका जो कंट्रोल है वो ऐसे ही बना रहे और ज़्यादा मजबूत हो जाए। और ईरान की जनता के अंदर इस समय जो भावना है, जो सेंटिमेंट है, वो वहाँ के कट्टरपंथी नेताओं को फ़ायदा पहुँचाएगा, सत्ता पर उनकी पकड़ को और मजबूत करेगा। तीसरी बात, ये भीड़ दिखाती है कि खामनेई और ईरान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की सारी कैलकुलेशंस गलत थी और ट्रंप को उनके सलाहकारों ने गलत सलाह देकर बहकाया और उनसे ये युद्ध शुरू करवा दिया। आपको याद होगा, ट्रंप पहले दिन ही ये चाहते थे कि ईरान में सत्ता बदल जाए। ट्रंप का कैलकुलेशन ये था कि ईरान एक बहुत कमज़ोर देश है, उसके पास ना हथियार हैं, उसकी सेना बहुत कमज़ोर है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के करोड़ों लोग खामनेई के साथ नहीं हैं। ऐसा ट्रंप को ब्रीफ किया गया और ट्रंप को बताया गया कि जैसे ही आप ईरान पर हमला करेंगे, वैसे ही ईरान की जनता अमेरिका का साथ देगी और वहां की सत्ता को पलट देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ट्रंप का ये जो पूरा कैलकुलेशन है, ये गड़बड़ा गया। आपको याद होगा कि युद्ध के शुरू में ही अमेरिका ने खामनेई पर हमला किया और खामनेई की हत्या कर दी, उनके पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। आप सोचिए, 5 लोगों को मार दिया उनके परिवार के। लेकिन उसके बाद भी ईरान ने ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई की और ईरान अमेरिका के काबू में नहीं आया, बल्कि पूरी दुनिया ने यह देख लिया कि जिस खामनेई को वो सोच रहे थे कि वहाँ के लोग उससे नफरत करते हैं, वो खामनेई तो इतने लोकप्रिय निकले। चौथी बात, ईरान की सरकार पूरी दुनिया में अपनी छवि को सुधारने के लिए करोड़ों लोगों की इस भीड़ का अब जमकर इस्तेमाल करेगी, इस भीड़ का प्रचार करेगी। आज दुनिया की हर न्यूज़ एजेंसी, दुनिया का हर बड़ा न्यूज़ चैनल, दुनिया का हर बड़ा अखबार और सोशल मीडिया में खामनेई के जनाजे की ये तस्वीरें छाई हुई हैं और पूरी दुनिया ये देख रही है कि खामनेई की लोकप्रियता कितनी थी, कैसे करोड़ों लोग सड़कों पर उतर आए खामनेई को एक आखिरी बार सलाम करने के लिए। और पांचवी बात, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं हुए, जिससे पता चलता है कि अब शायद वो स्थिति में नहीं हैं कि वो खुद सामने आकर ईरान का नेतृत्व कर सकें। ऐसी स्थिति में जब ईरान का सुप्रीम लीडर कमज़ोर और असहाय है, वो खुद फ्रंट से लीड नहीं कर सकता, तो ईरान की सत्ता पर वहाँ की सेना IRGC का कंट्रोल अब बढ़ जाएगा और अब उसे कोई अंदरूनी चुनौती नहीं मिलेगी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ईरान का हर बड़ा जो फैसला होगा वो IRGC करेगी। सेना का जो कंट्रोल है वो ईरान की सत्ता पर अब जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा। युद्ध के बाद ईरान ने पहली बार खामनेई के नष्ट हो चुके घर का एक वीडियो जारी किया है। आपको मैं याद दिला दूं, 28 फरवरी को ईरान युद्ध के पहले ही दिन खामनेई के इस घर पर अमेरिका ने हमला किया था और इसी हमले में खामनेई की मौत हो गई थी। यह है खामनेई का घर जिस पर अमेरिका ने हमला किया और सोचिए कितना बड़ा हमला था। इस हमले में अमेरिका और इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान में कई जगहों पर हमले किए और खामनेई के इस घर पर सटीक निशाना लगाने वाले 30 मिसाइल्स और बॉम्ब से हमला किया गया था। इस एक घर पर 30 मिसाइल और बॉम्ब्स दाग दिए गए। मतलब इजराइल और अमेरिका कोई चांस नहीं लेना चाहता था कि इसकी एक ईंट भी इस घर की साबुत नहीं बचनी चाहिए जिसमें खामनेई और उनका परिवार था। इसलिए बड़ी संख्या में बहुत शक्तिशाली बॉम्ब और मिसाइल से इस पर हमला किया। इतनी बड़ी तैयारी का मतलब है कि सिर्फ इस घर पर हमले के लिए, खामनेई की हत्या करने के लिए ही अमेरिका ने कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आप इन सैटेलाइट तस्वीरों में देखिए जिससे स्पष्ट है कि हमले के बाद यह घर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। इस घर का नाम है बैते रहबर, यानी सुप्रीम लीडर का आधिकारिक निवास। वर्ष 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के बाद से अली खामनेई इसी घर में रहते थे और यहां लगभग 4000 कर्मचारी काम करते थे और इन्हें ईरान की खुफिया एजेंसियों के जरिए भर्ती किया जाता था, क्योंकि वहां पर खामनेई के घर पर जो भी व्यक्ति काम करेगा वो भरोसे का होना चाहिए। और ये ऐसा घर था जहां पर ईरान की जो खुफिया एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, सेना है, उनका कड़ा पहरा रहता था। आप कह सकते हैं कि ईरान की सबसे सुरक्षित जगह थी। लेकिन अमेरिका ने इस जगह को पहले ही दिन नष्ट कर दिया और सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके
बॉम्ब और मिसाइल से ये सुनिश्चित कर दिया कि खामनेई के बचने का कोई चांस ना रहे। यह था खामनेई का वो घर जिसे अमेरिका ने नष्ट कर दिया था और इसी घर पर जो हमला हुआ था उसमें वो मारे गए थे। अब एक बार फिर से आप लाइव तस्वीरें देखिए ईरान के मशहब शहर से, और यहाँ पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां इस समय चल रही हैं और उनका अंतिम संस्कार थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगा। एक बड़ी बात देखिए, और जीवन और मृत्यु का जो चक्र होता है ये कैसा होता है, ये भी बड़ा अजीब है। अपने आखिरी दिनों में खामनेई ने अपने खिलाफ अपने ही देश की सड़कों पर अपने ही लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन देखे और हजारों लाखों की संख्या में ईरान के लोग सड़कों पर निकल रहे थे और कहते थे कि खामनेई की सत्ता को वो हटाना चाहते हैं, खामनेई अत्याचारी हैं और वो खामनेई को नापसंद करते हैं। और पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई कि ईरान के लोग खामनेई की सत्ता को हटाना चाहते हैं, उन्हें सत्ता से बाहर कर देना चाहते हैं। तो खामनेई ने अपने आखिरी दिनों में अपने ही खिलाफ इतने विरोध प्रदर्शन देखे। फिर ये युद्ध शुरू हुआ और युद्ध के पहले ही दिन अमेरिका ने खामनेई को ख़त्म कर दिया। और फिर अब जब खामनेई का अंतिम संस्कार शुरू होने वाला है तो उसी ईरान के करोड़ों लोग आज उसी खामनेई के समर्थन में, सहानुभूति में, आंखों में आंसू लेकर वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आज अपने लिए ये प्यार और सम्मान देखने के लिए खामनेई जिंदा नहीं है। और ये सब हुआ तो, लेकिन इसके लिए खामनेई को मरना पड़ा, शहादत देनी पड़ी। अमेरिका ने इस युद्ध में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। युद्ध में ईरान के सबसे बड़े नेता को मार गिराना अमेरिका की सबसे बड़ी जीत उस समय मानी गई थी और लोगों का कहना था कि पहले ही दिन अगर उन्होंने खामनेई की हत्या कर दी, खामनेई को एलिमिनेट कर दिया, तो समझ लीजिए कि अमेरिका ने ये युद्ध जीत लिया। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को ये डर लग रहा है कि जो काम उन्होंने ईरान के साथ किया, यानी वहाँ के सुप्रीम लीडर की हत्या करके जो काम उन्होंने किया, अब यही काम ईरान की सेना उनके साथ भी कर सकती है। और इस समय जो सेंटिमेंट है जो निकल कर आ रहा है खामनेई की इस अंतिम यात्रा से, वो ये है कि ईरान के लोग ट्रंप के खून के प्यासे हैं। और इस सेंटिमेंट को, इस भावना को ईरान की सेना समझ रही है। ईरान के जो कट्टरपंथी नेता हैं वो भी समझ रहे हैं कि ईरान की जनता इस समय क्या चाहती है। वो बदला लेना चाहती है, खून के बदले खून चाहती है। और अब खुद ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर हैं और ईरान अब कभी भी उनकी हत्या कर सकता है या फिर उनकी हत्या करवा सकता है। ये बात ट्रंप ने खुद कही है। That caused us to change planes? What was the security concern that caused us to change planes? We sent this one in so that the Air Force Base here was in the same exact line. So you saw, did you see the picture? We did. Hundreds of pictures, hundreds of people. Let me see that. Oh, yeah. You can't see it too well, but there are hundreds of people out there. So they wanted to see, so they came a little bit early and we switched planes. So you're saying there wasn't a security concern? No. And Why was would there they? any other issue? No issue No, with the plane? except we sent it a little early. Same line going back. So We sent it a little bit early so that we could let them see it. The base, the whole base came out and saw the plane, and then we landed. Do you know why they had us close our window blinds? That was not usual. So Well, yeah, because you're, probably on a dangerous slate because of the sleaze bags that we have to deal with. So you think that Iran was possibly thinking of targeting? Well, I mean, if they asked you to close your windows, probably they feel that way. They didn't ask me to close mine, but if they did, I would have done it. were you aware of any credible threat by Iran against Air Well, Force I have One? a threat all the time. I'm number one on their list.
before you. But if I go, you go. Right? तो ट्रंप कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं और ईरान कभी भी कुछ भी कर सकता है। और जो उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे, ये पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि आपने नेटो समिट से वापस लौटते हुए अपना विमान क्यों बदल लिया? क्या आपको कोई खतरा है ईरान से? और ईरान के हमले की आशंका के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप को अपना विमान बदलना पड़ा। आज ट्रंप जब नेटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद तुर्की से वापस अमेरिका लौट रहे थे, तब उन्होंने कतर से गिफ्ट में मिले अपने नए एयरफोर्स वन विमान की बजाय एयरफोर्स वन के पुराने विमान का इस्तेमाल किया। लेकिन इस यात्रा के दौरान वो थोड़ी देर के लिए ब्रिटेन में रुके और तब वो फिर से अपने नए विमान से यात्रा उन्होंने शुरू की। यानी तुर्की से ब्रिटेन तक उन्होंने पुराना विमान इस्तेमाल किया क्योंकि ये ज़्यादा सुरक्षित है और यहाँ ईरान के हमले का खतरा ज़्यादा था, क्योंकि जिस हवाई मार्ग से वो गुजर रहे थे वो ऐसा हवाई मार्ग था जहाँ ईरान चाहता तो अपनी मिसाइल से उन पर हमला कर सकता था। इसलिए इस रूट के लिए उन्होंने अपने पुराने एयरफोर्स वन का इस्तेमाल किया। लेकिन ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक उन्होंने एयरफोर्स वन के नए विमान का इस्तेमाल किया, क्योंकि शायद इस इलाके में हमले का डर उन्हें नहीं था। अमेरिका के एक अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने यह फैसला अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की सलाह पर लिया। सीक्रेट सर्विस ही अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके परिवार की सुरक्षा करती है। और अमेरिका के एक और अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एयरफोर्स वन के नए विमान में सुरक्षा के पूरे इंतजाम अब भी नहीं है। इसीलिए ट्रंप जिस रास्ते से वहां जा रहे थे वहां पर जोखिम बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां ईरान हमला कर सकता है और इसीलिए वो वहां नए विमान से नहीं गए बल्कि अपना पुराना विमान लेकर गए जो कि ज्यादा सुरक्षित है। एयरफोर्स वन का पुराना विमान किसी भी मिसाइल हमले को नाकाम कर सकता है। ये कहीं ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। इस विमान में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है और इस विमान में एक कमांड सेंटर भी है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस दावे को खारिज किया है कि नया विमान सुरक्षित नहीं है। आपको याद होगा एयरफोर्स वन का यह नया विमान ट्रंप को कतर ने तोहफे में दिया और इसकी कीमत लगभग 3,800 करोड़ रुपए है। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है, अमेरिका को सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, अमेरिका की सेना को सबसे शक्तिशाली सेना माना जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी अंदर ही अंदर डरे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात समझ गए हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में अब सबसे ऊपर हैं और जो उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ किया, अब ईरान अमेरिका के सुप्रीम लीडर के साथ भी शायद वही करना चाहता है और इसी प्रकार से बदला लेना चाहता है, मतलब खून के बदले खून। और इसीलिए उन्हें अपना ये विमान इस बार बदलना पड़ा। यानी कोई भी उनकी जगह होता तो सभी नेता ये काम करते हैं जब उन्हें लगता है कि किसी एक सेक्टर में जाना उनके लिए रिस्की है, किसी एक इलाके में जाना रिस्की है, तो वो अपनी सुरक्षा को लेकर तमाम एहतियात बरतते हैं और अपने विमान को बदल लेना भी उसी में से एक है। और इस समय मशहद में अंतिम नमाज के बाद खामनेई को दफनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये जो तस्वीरें हैं ये उन्हें दफनाने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद की लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं जो उन्हें सुपुर्द खाक जब वो किया जाएगा उन्हें, तो उन्हें देखना चाहते हैं, अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, आखिरी बार उनके दर्शन कर लेना चाहते हैं।
अब आपको युद्ध का अपडेट देते हैं। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर लगभग 90 हमले किए हैं और इसके जवाब में ईरान ने भी जॉर्डन, कतर, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इस तरह से हमलों का आज दूसरा दिन है। इसका मतलब है कि अमेरिका और ईरान खुलकर एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और सीज फायर के समझौते को इन दोनों ने ही एक तरीके से डस्टबिन में फेंक दिया है। सीज फायर का, युद्ध विराम का जो समझौता हुआ था, अब उसका कोई मायने नहीं है, उसे डस्टबिन में फेंक दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान जब भी अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा तो अमेरिका की सेना 20 गुना ज्यादा ताकत से उसका जवाब देगी और इस बार भी अमेरिका ने वही किया है। बंदर अब्बास या अब्बास दोबारा जंग शुरू शद। बड़ी बात यह है कि आज ईरान ने मिडिल ईस्ट के 4 देशों पर हमले किए। ईरान ने जॉर्डन, कतर, कुवैत और बहरीन पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। इन तीनों देशों में अमेरिका के लगभग 8 बड़े सैन्य ठिकाने मौजूद हैं और ईरान की सेना ने कतर में एक अर्ली वार्निंग साइट पर ड्रोन हमले किए। इस साइट से दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन्स या फाइटर जेट्स का पता लगाया जा सकता है। ईरान ने कुवैत में एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। यह सिस्टम किसी फाइटर जेट, मिसाइल या ड्रोन को हवा में ही मारने की क्षमता रखता है और इस समय पूरी दुनिया में अमेरिका सहित 18 देश इसी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और इसके एक एयर डिफेंस सिस्टम की कीमत है लगभग 10,000 करोड़ रुपए। एक दिन पहले ही ईरान ने 2 देश कुवैत और बहरीन पर हमले किए थे, लेकिन आज उसने 4 देशों पर हमले किए। आज सुबह अमेरिकी सेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स के डिपो, समुद्र की निगरानी करने वाले सिस्टम्स और नौसैनिक ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास शहर में हमले किए हैं और यहीं पर ईरान का सबसे बड़ा पोर्ट और ईरान की नौसेना का अड्डा भी है। अमेरिका की सेना ने ईरान के चाबहार शहर पर भी हमले किए हैं और इसी शहर में भारत का भी एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है और भारत और ईरान ने इसे मिलकर बनाया। चाबहार पोर्ट के बारे में आपने सुना होगा। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने आज उसके एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास भी एयर स्ट्राइक की है। ईरान के मुताबिक अमेरिका के हमलों में 14 लोग मारे गए हैं और 78 घायल हुए हैं। अमेरिका ने 7 जुलाई को ईरान पर लगभग 80 हमले किए थे, यानी 48 घंटों में अमेरिका ईरान पर लगभग 170 हमले कर चुका है। अमेरिका की एक न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका इस बार ईरान पर सिर्फ 1 या 2 एयर स्ट्राइक करके रुकने वाला नहीं है। अगर हॉर्मुज में ईरान के हमले जारी रहे तो अमेरिका कई हफ्तों तक ईरान पर लगातार हमले कर सकता है। एक और बड़ी बात यह है कि इस समय ईरान एक अपनी लगी बंधी रणनीति के तहत काम कर रहा है और ईरान चाहता है कि यह युद्ध चलता रहे। बड़ी बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच जब यह समझौता हो रहा था तो दोनों की तरफ से एक एक शर्त जो है, समझिए क्या है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स ना बना सके, अपना परमाणु कार्यक्रम जो है वो ईरान बंद कर दे। अमेरिका की जिद ये है और ईरान की जिद ये है कि जो हॉर्मुज है, हॉर्मुज का जो रास्ता है, इस पर ईरान का कंट्रोल बना रहे। देखिए, ईरान ने भी इस युद्ध से पहले कभी सोचा नहीं था कि हॉर्मुज को वो इस तरह एक बहुत बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। अब जब उसे हॉर्मुज के महत्व का पता चल गया तो ईरान हॉर्मुज पर अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहता और ईरान चाहता है कि अमेरिका को लगातार दबाव में रखा जाए, इस युद्ध को लंबा खींचा जाए और ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए कि हॉर्मुज का जो कंट्रोल है वो ईरान के पास रहे और पूरी दुनिया जो है वो कानूनी रूप से हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल को स्वीकार कर ले, जिसकी वजह से ईरान पैसा भी कमाएगा और हॉर्मुज को अपने क्षेत्र की तरह इस्तेमाल करेगा, एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। जब चाहेगा हॉर्मुज को बंद कर देगा, जब चाहेगा खोल देगा, जब चाहेगा उस पर टोल टैक्स लगा देगा। ये ईरान की एक रणनीति है। अब आपको ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत शहर
मेलबर्न लेकर चलते हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में लगभग 30,000 भारतीयों को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नेता का ये अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसमें 30,000 लोग शामिल हुए हों। इसे प्रधानमंत्री मोदी का ब्लॉकबस्टर और हाउसफुल शो कहा जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन मेलबर्न के मावल स्टेडियम में किया गया था और आज इस स्टेडियम में भारत के लोगों की जबरदस्त भीड़ थी। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसकी आबादी लगभग 54 लाख है, जिसमें लगभग 2.5 लाख भारतीय लोग यहां रहते हैं। 2.5 लाख आबादी है अकेले मेलबर्न में। मेलबर्न को ऑस्ट्रेलिया की खेल और सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है और यहां का मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम्स में से एक है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी हिस्सा लिया और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी इस स्टेडियम में दाखिल हुए, चारों तरफ से सिर्फ मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। वणक्कम मेलबर्न, केम छो? ये शो हाउसफुल है, ब्लॉकबस्टर है। मेलबर्न ने एक तरह से मैदान मार लिया है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी विदेशी नेताओं के सामने उन्हीं की जमीन पर, उन्हीं के देश में माहौल बनाना अच्छी तरह से जानते हैं। और जब विदेशी नेता प्रधानमंत्री मोदी की ये लोकप्रियता देखते हैं, इतनी भीड़ देखते हैं, तो वो इस चकाचौंध से चकित हो जाते हैं कि कोई प्रधानमंत्री, कोई नेता किसी देश का इतना लोकप्रिय कैसे हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा वो कई बार कर चुके हैं। अमेरिका में हाउडी मोदी जब उन्होंने किया था, तब डोनाल्ड ट्रंप इतनी भीड़ को देखकर चकित रह गए थे जब स्टेडियम में इतने लोग आए थे। इसी तरह चाहे वो यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या कोई और देश हो, हर जगह प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को बताते हैं कि देखिए मेरी लोकप्रियता क्या है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 10 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं और आज भारतीय मूल के लोग ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा हैं। नवंबर 2024 तक 1,39,000 भारतीय छात्र वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। विदेशी छात्रों में भारत के छात्रों की संख्या दूसरे नंबर पर है। लगभग 45 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने आज बताया कि कैसे भारतीय संस्कृति और भारतीय लोग ऑस्ट्रेलिया के समाज में पूरी तरह से अब घुल मिल चुके हैं। हम भारतीय ऐसे ही हैं जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, उसे और मीठा कर देती है। वैसे ही हम भारतीय दुनिया में अपने प्रेम का रंग घोलते रहते हैं। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। अरे चाय वाला दाल सब्जियां ऑस्ट्रेलिया की हैं, लेकिन उनमें तड़का
देसी मसालों का ही लगता है। हमारे साथी ऐसे होंगे जिनके घर में कम से कम 2 टाइम जोन चलते हैं। यहां बच्चे स्कूल से घर ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से आते हैं, लेकिन भारत में दादा दादी, नाना नानी वीडियो कॉल पर इंतजार कर रहे होते हैं। यहां वीकेंड होता है तो भारत में किसी शादी की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है। यानी दूरी हजारों किलोमीटर की है, लेकिन डेली रूटीन आज भी भारत से जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज इस भीड़ को लेकर चकित थे। उन्होंने आज कहा कि जब भी ऑस्ट्रेलिया पर कोई संकट आया है, हर बार वहां रहने वाले भारतीय मदद के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। Multicultural societies, the mutual respect that we share, the strength of our friendship, and the profound contribution to our great nation of the more than 1 million Australians who trace their roots proudly back to India. Your generosity of spirit shines through in every way. In times of trouble or national crisis, I have told Prime Minister Modi this in private before many times, but today I say it publicly as well. It is the Australian Indian community who are the first to volunteer their help and to lend a hand to their fellow community members. It is a generosity that extends to building the prosperity of our nation too, whether through boosting skills in critical industries like healthcare and IT, growing Australia's dynamic small business sector, or the contribution that so many students from India make when they choose Australia as their destination to invest in themselves and their education. And that is especially true here in the education state of Victoria. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई समझौते हुए हैं, कई MOU हुए हैं, जिनमें से 5 मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला, सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील हो गई है और अब भारत ऑस्ट्रेलिया से भी यूरेनियम खरीदेगा। भारत इस समय 4 देशों से यूरेनियम खरीदता है और ऑस्ट्रेलिया अब 5वां देश होगा। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है और इसके लिए भारत को परमाणु ऊर्जा की ज़रूरत होगी अपनी बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए भारत को यूरेनियम की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास इसका बहुत ही सीमित भंडार है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का बहुत बड़ा और अच्छी क्वालिटी का भंडार है। अब इस डील के बाद भारत को आसानी से यूरेनियम मिल पाएगा और भारत को अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को चलाने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता है। भारत अपने पावर प्लांट्स में कोल का इस्तेमाल कम करना चाहता है, धीरे धीरे कोल को ख़त्म करना चाहता है कि कोयले का इस्तेमाल न करके यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाए और ये यूरेनियम जो है ये हमें ज़रूरी है। अब देखिए, यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब भी बन सकते हैं और न्यूक्लियर प्लांट भी बन सकते हैं, जिससे आम लोगों का फ़ायदा हो सकता है। तो भारत की जो बिजली की पूरी डिमांड है वो तभी पूरी हो पाएगी जब हमारे पास यूरेनियम होगा और हम न्यूक्लियर प्लांट्स लगा पाएंगे। उसके लिए यूरेनियम की ज़रूरत है और ऑस्ट्रेलिया उन्हीं देशों को ये यूरेनियम देता है जो इसका शांतिपूर्ण इस्तेमाल करते हैं, इसका सिविलियन यूज़ करते हैं और ऑस्ट्रेलिया भारत को ये यूरेनियम देने के लिए अब तैयार हो गया है। दूसरा, दोनों देश मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स की खोज करेंगे और क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर बनाएंगे, जिससे दोनों देशों के बीच ऐसे खनिजों की सप्लाई चेन मजबूत होगी।
तीसरा, दोनों देशों के कोस्ट गार्ड मिलकर काम करेंगे। इससे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में दोनों देशों की सुरक्षा मजबूत होगी। ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइंडर्स यूनिवर्सिटी और बेंगलुरु में और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में अपना एक कैंपस खोलेगी। यह भी एक देखिए बड़ी बात है। तो इससे हमारे छात्रों का फायदा होगा। पांचवां, भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर भुवनेश्वर में माइनिंग पर एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी बनाएंगे। भारत के गगनयान मिशन में भी ऑस्ट्रेलिया हमारी मदद करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया जो कुछ भी करते हैं वो हम दोनों देशों के लिए भी शुभ होता है। इसका एक बड़ा उदाहरण भारत ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट है। आपने वो शेर सुना होगा, आपको तो याद भी होगा, मैं अकेला ही चला था, जानिब ए मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ऐसे ही भारत और ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट एक शुरुआत थी और आज ये कारवां दुनिया के लगभग 40 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंच चुका है। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे पूरी दुनिया में कैंसर की एक सुनामी आने वाली है। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। अपने घर का सपना अब और भी आसान। PNB होम लोन के साथ पाएं आकर्षक ब्याज दर सिर्फ 7.20% से शुरू। EMI सिर्फ 679 प्रति लाख से और प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल निल। तो इंतजार कैसा? अपने सपनों को दीजिए अपना पता। पंजाब नेशनल बैंक, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर, JK टायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। सौ प्रतिशत शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे सबको डर लगता है, लेकिन एक नई रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि शायद आने वाले दिनों में कैंसर की सुनामी आने वाली है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो नई रिपोर्ट जारी की है वो देखकर आप डर जाएंगे। आपको इस रिपोर्ट की 5 बड़ी बातें बताते हैं। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन कैंसर में कहा गया है कि दुनिया में हर 5वां व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी कैंसर से पीड़ित हो सकता है। यानी अगर किसी परिवार में 5 लोग हैं तो संभावना है कि उनमें से एक को कैंसर की बीमारी हो सकती है। दूसरा, अगर कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के करीबी परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले असर को भी शामिल किया जाए तो दुनिया के लगभग 92% लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार कैंसर से किसी न किसी रूप में प्रभावित होंगे।
मतलब या तो उन्हें खुद कैंसर की बीमारी हो जाएगी या फिर उनके परिवार में किसी को कैंसर की बीमारी होगी। और आप जानते हैं जब परिवार में किसी को कैंसर होता है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। 92% लोग ऐसे होंगे जिन पर कैंसर की काली छाया पड़ जाएगी। तीसरा, दुनिया भर में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2024 में पूरी दुनिया में 2 करोड़ 6 लाख कैंसर के नए मरीज मिले, लेकिन अगर यही रफ्तार जारी रही तो वर्ष 2050 तक हर साल 3 करोड़ 50 लाख कैंसर के नए मामले मिलेंगे। यानी अगले 25 साल में हर साल कैंसर के मामले लगभग दुगने होते जाएंगे। चौथी बात, कैंसर अब समय से पहले होने वाली मौतों का प्रमुख कारण बन रहा है। 2021 में कैंसर 41 देशों में समय से पहले मृत्यु का पहला कारण था, 37 देशों में दूसरा कारण था और 47 देशों में तीसरा सबसे बड़ा समय से पहले मृत्यु का कारण था। यानी दुनिया के 195 देशों में से 125 देशों में कैंसर मौत की एक बहुत बड़ी वजह बनता जा रहा है। भारत में हर साल लगभग 15 लाख कैंसर के नए मामले आते हैं। और अगला पॉइंट आपके लिए ये कि वर्ष 2020 से 2050 के बीच कैंसर की वजह से हर साल दुनिया की जीडीपी का लगभग 0.55% आर्थिक नुकसान होगा और यह रकम लगभग 66 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं है, एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मरीज और उसका पूरा परिवार डर जाता है। WHO के मुताबिक लगभग 50% कैंसर मरीजों का परिवार उसके इलाज के कारण ही आर्थिक रूप से टूट जाता है। 2024 में लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत कैंसर की वजह से हुई। हर साल दुनिया भर में लगभग 4 लाख बच्चे कैंसर से बीमार होते हैं। पुरुषों में सबसे ज्यादा लगभग 16% लंग कैंसर होता है और 2024 में इसके 16 लाख नए मामले आए थे, जबकि महिलाओं में सबसे ज्यादा 25.5% ब्रेस्ट कैंसर होता है और वर्ष 2024 में इसके लगभग 24 लाख नए मामले आए। अब देखिए कैंसर होता क्यों है। लोगों का लाइफस्टाइल जिस तरीके से बदल रहा है, ये कैंसर की सबसे बड़ी वजह है। पहले तंबाकू और शराब को कैंसर की वजह माना जाता था, लेकिन अब मोटापा, व्यायाम न करना, गलत खान पान, शारीरिक गतिविधि की कमी इसके प्रमुख कारण हैं। आजकल आप देखिए हम सभी लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो ये जो प्रोसेस्ड फूड है, पैकेट में बंद जो मिलता है बाजार में, ये कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह है। WHO कहता है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव कर लें तो कैंसर के लगभग 40% मामलों को रोका जा सकता है। कैंसर बड़ी खतरनाक बीमारी है और मैं आपसे आज ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल में, अपने जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव भी अगर करने लगेंगे तो आप कैंसर से बच पाएंगे। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपको खाना पीना क्या है। स्वस्थ रहने के लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीना होगा, अच्छा खाना खाना होगा। बाजार में मिलने वाला ये जो पैकेट बंद खाना है जिसे हम प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, सबसे पहले तो अपने जीवन से इसे हटाइए। इसके बाद एक स्वस्थ तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपको बढ़ानी होगी। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. Good girl. आगे सैलरी? नहीं झुमके? ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
तो अब हम आपको आज के एपिसोड के व्यूज बता देते हैं। टोटल लाइव डिजिटल व्यूज वो हैं 5.7 मिलियन, मतलब 57 लाख व्यूज हमें इस आज के एपिसोड के अभी तक मिल चुके हैं। आपके इस प्यार और भरोसे के लिए आपका शुक्रिया। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और शिकायतें बहुत हैं इंसान की फितरत में। कल धूप से परेशान था, आज बारिश से परेशान है। नमस्कार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का